कांग्रेस का जैसे अतीत हुआ करता था बिहार में, भविष्य उसी दिशा में जा रहा है। बिहार अब बदलाव के लिए कांग्रेस की ओर देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो पिछले 20 साल में जो हालत हुई है बिहार की, उसको रिवर्स करना बहुत आवश्यक है। हर चीज का जो ढोल नगाड़ा बजाना है, ये हमें नहीं आता, बीजेपी से सीखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। बिहार में आप जैसा जानते हैं कि अगले 7 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बिसातें बिछानी शुरू कर दी है और कांग्रेस के बड़े नेता बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेरा जी। पवन खेरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है प्रभात खबर के स्थानीय संपादक रंजीत जी। रंजीत जी, आपका भी स्वागत है। तो हम लोग बात शुरू करते हैं पवन खेरा जी से। पवन जी, कैसा दिख रहा है कांग्रेस का भविष्य बिहार में, कैसा दिख रहा है? कांग्रेस का जैसे अतीत हुआ करता था बिहार में, भविष्य उसी दिशा में जा रहा है। 90 के दशक के पहले के दौरान या उससे पहले की जो कांग्रेस थी बिहार में, कांग्रेस को फिर से उसी मजबूती में लाने का एक टारगेट है हम सबके दिमाग में। उसी को हासिल करने के लिए मेहनत की। जैसा पिछले 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो एक महागठबंधन का शेप लिया, उसमें एक दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में शामिल हुई और उसे 70 सीटें दी गई विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें से 19 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई। तो इस बार का क्या सिचुएशन दिखता है आपको? क्या कांग्रेस सिटिंग सीटों पे ही लड़ेगी या 70 सीटों से अधिक सीटों पे लड़ेगी या 70 सीटों पे लड़ेगी? इन सब सवालों के उत्तर भविष्य के गर्भ में। अभी आज इस स्थिति में हम में से कोई नहीं कि इसका क्लियर उत्तर आपको दे सके। सबसे चर्चा होगी, हमारा स्थानीय नेतृत्व से राष्ट्रीय नेतृत्व की चर्चा होगी, उसके पश्चात इन सवालों का जवाब दे। जैसा कि कहा कि पुराने समय की कांग्रेस से निकलने की कोशिश हो रही है, क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है कि पार्टी के स्तर पर, छवि के स्तर पर कैसे पुराने समय से आप संगठन के स्तर से शुरू कीजिए। छवि का स्तर तो है ही है, छवि कांग्रेस की कोई बुरी नहीं, अच्छी है, लेकिन कांग्रेस का संदेश, कांग्रेस की विचारधारा हर गली हर घर में पहुंच सके, उसके लिए एक पाइपलाइन चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। उस स्ट्रक्चर को अपने स्थान पे लाने की आवश्यकता है, जिस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। पूरा टारगेट यही है कि बहुत जल्दी, कम समय के भीतर ऐसा एक पाइपलाइन, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, जिससे कि हमारा संदेश, खड़गे साहब का संदेश, राहुल गांधी का संदेश पहुंच सके। पवन जी, हाल के 2 निर्णयों ने बिहार की राजनीति को चौंकाया है। आपके 2 निर्णयों ने, एक प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति, दक्षिण के अल्लावरू की नियुक्ति आप लोगों ने की। दूसरा, अचानक जो है प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दलित नेता राजेश कुमार को आपने बागडोर सौंपी है। इन दोनों निर्णयों को आप किस तरह देखते हैं और दोनों निर्णयों के पीछे सोच क्या है कांग्रेस की? देखिए, परिवर्तन होता रहना चाहिए। हर संगठन में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ही नहीं होता कि जिसको एक पद से हटा के कहीं और बैठाया तो वो उस पद के काबिल नहीं था, ये गलत है। अब इस स्थिति में, आज की स्थिति में, एक और किसी को एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, किसी और को लाना जरूरी है, तो इसलिए ये निर्णय लिए जाते हैं। हर संगठन में होता है और इस हमारे संगठन में भी हुआ है। और आने वाले दिनों में आपको, जैसा मैंने कहा, पूरी बॉडी बनती हुई दिखाई देगी। पूरा संगठन आपको हर स्तर पे, ब्लॉक लेवल से लेकर और ऊपर तक आपको दिखेगा कि कांग्रेस है। कांग्रेस ना केवल है, कांग्रेस सक्रिय है। मैं इसको और इलेबोरेट करके यदि अलग अलग जगह से सवाल पूछूं कि अल्लावरू की नियुक्ति, क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बिहार में मजबूत पकड़ के लिए उन्हें क्या, क्योंकि अल्लावरू एक तेज तर्रार नेता है, युवा नेता है, राहुल के करीबी माने जाते हैं, तो क्या राहुल बहुत करीब तरीके से जो है बिहार पर नजर रख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अल्लावरू को यहाँ जिम्मेवारी दी? जैसा मैंने आपको कहा, हर संगठन में एक नई खेप तैयार होती है। प्रभारियों की भी तैयार होती है, प्रमुखों की तैयार होती है, अध्यक्षों की तैयार होती है, डीसीसीज होते हैं, बीसीसीज होते हैं, डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होते हैं। हर 10-15 साल में एक नई खेप तैयार हो रही होती है, जो ट्रेन होकर आते हैं। कोई यूथ कांग्रेस से ट्रेन होकर आता है, कोई एनएसयूआई से आता है, कोई बाहर से आता है, अलग अलग तरीके से आते हैं और वो फिर एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं और पार्टी में एक नई जान भी फूंकते हैं। हर संगठन में 10-15 साल में नई खेप आती है।
हमारे यहाँ भी आई। उस नई खेप का बिहार की जनता स्वागत करेगी, उम्मीद है। मैं फिर प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर आना चाहूंगा कि प्रदेश अभी अल्लाह को आए हुए तकरीबन 1 महीने के आसपास का समय हुआ है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तो क्या अल्लाह ने जब यहाँ ज्वाइन किया था, उनके पहले संबोधन में ये था कि जो भी पार्टी सख्त रवैया अपनाएगी या जो भी ऐसे लोग जो कि पार्टी के विरोधी काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या ये प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी जो है उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और आगे इस तरह की और क्या कार्रवाई आप लोगों? ये छुट्टी शब्द नहीं मुझे लगता उपयुक्त है इसके लिए। सबका अलग अलग वक्त पे अलग अलग भूमिका रहती है पार्टी। कुछ वक्त के बाद मेरी भूमिका यहाँ से एज हेड ऑफ द पब्लिसिटी का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शायद बदल जाएगी, फिर मैं कोई और भूमिका में पार्टी में काम करूंगा। ये चलता रहता है, इसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन बिहार अब बदलाव के लिए कांग्रेस की ओर देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आप पवन जी जैसे कांग्रेस के एक बुद्धिजीवी फेस माने जाते हैं, आपकी बातों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाएगा या फिर बिहार के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उस पे? देखिए, कुछ तो मुद्दे ऐसे हैं जो स्थानीय भी हैं और राष्ट्रीय भी हैं। बेरोजगारी उनमें से एक है, सुरक्षा, कानून व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्दा भी है और स्थानीय मुद्दा भी है। लेकिन बिहार के स्थानीय मुद्दे, क्योंकि एक स्थानीय चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा महत्व स्थानीय मुद्दों को देना पड़ेगा, हम देंगे। लेकिन जैसे हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा जो कई नियुक्तियां हुई बिहार में, कई बड़े पैमाने पे नियुक्तियां हुई और एक उदाहरण बना बिहार की लाखों की संख्या में, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो चाहे और दूसरे लोकसभा आयोग जो राज्य का होता है उसके, तो बड़े पैमाने पे रिक्तियां आई और परीक्षाएं हुई और देश के दूसरे राज्यों के भी युवा उसमें भर्ती हुए। तो एक रोजगार का तो दिखता है कि सरकार अपने बलबूते जितना कर रही है वो करते जा रही है। और दूसरे मुद्दे उस पे आप बहुत मुद्दे हैं साहब। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में आज की तारीख में, और कानून व्यवस्था की तो यह हालत है कि आज सुबह मैं यहाँ आया और कई रास्ते में ही लोग बता रहे थे सुरभि राज वाला कैसे गोली मार के हत्या कर दी गई, उससे कुछ हफ्ता 10 दिन पहले पुलिस वालों पर हमला। ये बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर लोगों की चिंता भी है। और बिहार से जो पलायन है पूरे देश में, उसको रोकना आवश्यक है, क्योंकि बिहार सक्षम है न केवल बिहार के नौजवान को नौकरी देने के लिए, काम धंधा देने के लिए, बल्कि बाहर के लोगों को भी दे सकता है। इतना सक्षम है बिहार। लेकिन उल्टा हो रहा है। तो पिछले 20 साल में जो हालत हुई है बिहार की, उसको रिवर्स करना बहुत आवश्यक है। जैसे कांग्रेस की सरकार हम देखते हैं कि दूसरे राज्यों में, जैसे कर्नाटक में सरकार है, बिहार के बहुत सारे लड़के पढ़ने जाते हैं कर्नाटक में, नौकरी करते हैं। तो वहाँ की जो लोकल कांग्रेस जो सरकार है कांग्रेस की, तो वहाँ के कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, या फिर और भी दूसरी जगहों पे बिहार के लड़कों को जैसे अभी पंजाब में अभी देखा हम लोगों ने 3-4 दिन पहले, तो इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो इसको लेकर एक राष्ट्रीय पैमाना क्या कांग्रेस का? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात का विरोध किया है कि किसी के साथ भी, अब बेचारा अगर बाहर कोई जा रहा है, काम ढूंढने जा रहा है, काम देखने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, देश तो सबका है। और वहां मेहनत करके वहां की जीडीपी में जो बिहार के लोगों का योगदान रहा है, उसको कोई भुला सकता है, कोई इग्नोर कर सकता है? वो महाराष्ट्र हो, वो पंजाब हो, किसी राज्य में आप चले जाइए, पूर्वांचल का, बिहार का एक बहुत भारी योगदान रहा है वहां की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए ये तो कोई मुद्दा बन ही नहीं सकता। इस मुद्दे पर तो हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। एक पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे 2-3 प्रदेश अध्यक्ष अभी, जैसा कि रंजीत जी ने बताया, नए अध्यक्ष आए, इससे पहले जो अध्यक्ष थे, उनसे पहले भी जो अध्यक्ष थे, तो एक कमिटी जो होती है, अकेले लीडरशिप काम नहीं कर पाती है, उनके साथ एक टीम चाहिए। एक जैसे आपके साथ पूरी टीम होगी, तो एक कमिटी कब तक यहाँ पे आपको? मैंने अभी आपको बोला कि वो पाइपलाइन जो मैं कह रहा था उसका मतलब वही था। उसको मैं और एलैबोरेट करता हूं कि कमिटी हो, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, बीएलए हो, ये सब आपको आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में लगभग पूरा काम हमारा खत्म कर देंगे।
आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत समय कम है, जो आपकी जो तभी मैंने प्रतिद्वंदी हफ्तों पार्टियां, बोला, महीनों नहीं बोला। आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, अभी मैंने देखा अभी जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 73,000 से अधिक बूथ है और उनके 60,000 बूथ अध्यक्ष हैं। पार्टी उस मामले में कमोबेश समय लगता है कि कांग्रेस की तैयारी जो है उतनी शायद नहीं हो, तो नहीं, हमारी हो जाएगी, उससे बेहतर होगी। हम ये जरूर है कि हाँ, हम पिछले 10 साल से शुरू हुआ, पन्ना प्रमुख बन गए जी इनके। जी। पन्ना प्रमुख किस पार्टी का नहीं होता, हर पार्टी का होता है। लेकिन ये हर चीज का जो ढोल नगाड़ा बजाना है, ये हमें नहीं आता। बीजेपी से सीखना पड़ेगा, अगर आपको लगता है सीखना चाहिए तो जरूर सीख लेंगे। लेकिन तैयारी पूरी है हर स्तर पर। हम भी, हमारे पन्ना प्रमुख हों या जो भी उनका नाम आप देना चाहें, बीएलएस हों, हर एक स्तर पर आपको दिखें। एनडीए जो है संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जनवरी माह से कर रहा है बिहार में। हर जिले में वो सभी एनडीए के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता। आपके जो महागठबंधन के नेता हैं, दल हैं, उनमें ये समन्वय अभी तक तो दिख नहीं रहा है और ऐसा कोई मतलब आपने कोई प्लान अब तक दिखा नहीं है, तो क्या आगे ऐसा कोई प्लान है और क्या आप इसमें पिछड़ते दिख रहे हैं? नहीं, पिछड़ने की बात नहीं है। हम अपनी पार्टी को मजबूती देने की दिशा में कदम उठा रहे हैं और बाकी जो हमारे साथी हैं वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में कदम उठा ही रहे होंगे। लेकिन सही वक्त पर मुझे लगता है कि यूं ही साल भर पहले अगर आप काम शुरू कर दें, लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज्यादा शामिल हों। सबके अपने काम धंधे होते हैं, घर परिवार होते हैं। तो सही वक्त पे राजनीतिक दलों को सक्रिय होना चाहिए। हाँ, अपनी तैयारी आप चुपचाप अपना करते रहिए, लेकिन लोगों के बीच में जाने का एक समय होता है। आपको ये, जैसे भाजपा मानी जाती है कि हमेशा चुनाव मोड में वो पार्टी रहती है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस फिलॉसफी के नहीं, साथ देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि रूलिंग पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, गवर्नेंस मोड में आती नहीं है। तो हम तो हैरान हैं कि 10 साल से, और लोग इसको तारीफ करके हुए बताते हैं कि साहब मोदी जी हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। हुजूर, आप जीत गए, अब आइए गवर्नेंस मोड में। 10 साल हो गए गवर्नेंस मोड में नहीं आए, चुनावी मोड में ही चल रहे हो, उससे देश का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। अभी एक वाकया आया जो कांग्रेस के जो सबसे तगड़े साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता लालू प्रसाद जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस की, वो लीड करेंगी महागठबंधन को। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मैं किसी और रूप में नहीं देखता। सबका एक हक है कि वो अपने मन की बात कहना चाहे, कहें, उसमें क्या हो गया, उसमें क्या गलत है? उसमें हम बुरा मान के बैठ जाएं तो ये तो, इन मुद्दों पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। तो राजनीति होनी चाहिए उन मुद्दों पर जो लोगों की जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालते हैं। कौन किस गठबंधन को लीड कर रहा है, गठबंधन में कौन है कौन नहीं है, उससे लोगों को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। प्रोग्राम क्या है, एजेंडा क्या है, ये मायने रखता है। कांग्रेस को क्या ममता बनर्जी एक्सेप्टेबल है? अरे हम सब इकट्ठे हैं ना भाई, इंडिया अलायंस में तो सब थे ही ना इकट्ठे। जब राष्ट्रीय स्तर पे बना, राष्ट्रीय स्तर पे तो गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर के जब चुनाव होंगे तब फिर बात करेंगे। कांग्रेस जो है प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका जो राजद की है, आप उसको मुझे अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहे हो, एक ही। अब इस सवाल का जवाब मैंने आपको कहा भविष्य के गर्भ में जी, कि राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता पर वो भाजपा का। आपको लगता है कि बिहार में ये दोनों मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जाति जनगणना कराने वाला पहला स्टेट बिहार है। धर्मनिरपेक्षता को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हैं कि राजद के समय में हिंदू मुस्लिम दंगे ज्यादा होते रहे हैं। तो क्या ये मुद्दे बिहार के लिए जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद का कदम जो उठाना था वो इस सरकार उठाने में नाकामयाब रही। आरक्षण को बढ़ाने का मुद्दा, उसमें ये सरकार नाकामयाब रही। तेलंगाना ने करके दिखाया, बीसी का आरक्षण 43% करके दिखाया, 25 से 43 पे। तो यहाँ चूक नीतीश कुमार जी से हुई। लेकिन कोर्ट, आप देखिए, करने वाला अगर कर, आपकी सरकार है, बढ़िया से बढ़िया वकील करके भेजते, क्यों नहीं कर पाए आप? आपने तो जाति जनगणना रोकने का भी पूरा षड्यंत्र रचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन वो नहीं रुकी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि
राहुल गांधी ने जो कहा जाति गणना की बात, तो उससे एक बड़ा एक वोट बैंक, एक बैठे बिठाए एक वोट बैंक परोस के उन्होंने बीजेपी के हाथ में डाल दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि एक्सरे होना जरूरी है। कौन सी जाति की कितनी संख्या है ये जानना जरूरी है। यही नहीं मालूम होगा तो हम नीतियां कैसे बनाएंगे। नीति निर्धारण के लिए जातियों की संख्या जानना जरूरी है। इसमें किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है। ना केवल जाति जनगणना, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, उसमें आप अगड़ी जाति के हो या पिछड़ी जाति के हो, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, यह भी जानना जरूरी है। तो इसमें किसी को भी आपत्ति, उल्टा सबको इसका स्वागत करना होगा। सब इसका स्वागत करेंगे कि मैं भले ही अगड़ी जाति का हूं, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मेरे लिए नीति क्या होनी चाहिए, ये तो सब पर लागू होता है। सवाल ये भी है कि जैसे 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हम जाति की गणित में ही उलझे हैं, विकास हमारे पीछे रह गया है। तो क्या इसको कैसे कांग्रेस तो पार्टी पहले तो हर जाति के साथ सामाजिक न्याय हो, तब तो आप जाति को हटाने की बात करो। सामाजिक न्याय नहीं करोगे और जाति को हटाने की बात करोगे तो ये तो उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा जिनको सामाजिक न्याय पिछले कई शतकों से नहीं मिला। मैं तो शतकों की बात कर रहा हूं, सदियों से नहीं मिला। क्या कांग्रेस ये प्रस्ताव लाने वाली है कि जिलाध्यक्षों को अधिक एम्पावर किया जाए और उनको जो है टिकट, इस बारे में चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी इस पर हम अपना वो नीति भी स्पष्ट करेंगे। लेकिन जी हाँ, इस पर चर्चा जरूर बहुत उच्च स्तर पे चल रही है। हमारे साथ थे पवन खेरा जी, जिन्होंने अपनी बात, कांग्रेस पार्टी की बात को बहुत प्रमुखता से रखी है। आप देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद।